हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपके जीवन में मोटिवेशन भर देंगी, इंस्पिरेशन भर देंगी। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जो पर्सनली मेरा बस फेवरेट नहीं है, इनफैक्ट आपके भी वो फेवरेट हो सकते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो गुजरात के छोटे से गांव में पैदा हुआ और जब उसने इस दुनिया को अलविदा कहा तो कई अरब रुपए का एम्पायर क्रिएट कर दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं धीरज लाल हीराचंद अंबानी उर्फ धीरू भाई अंबानी। इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 चोरवड नाम के एक छोटे से गुजराती गांव में हुआ। इनकी माँ, जिनका नाम था जमुनाबेन, जो कि एक सिंपल हाउसवाइफ थी, और जो पिताजी थे उनका नाम हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी, जो कि एक स्कूल टीचर थे। बचपन कुछ ज़्यादा खास नहीं था इनका, पैसे की हमेशा से तंगी थी। इसीलिए माँ के कहने पर धीरू भाई अंबानी और उनके बड़े भाई ने मात्र 15 साल की उम्र में गिरनार पर्वत की चोटी पर भजिया बेचना चालू कर दिया और अपने ही गांव में मेलों में उन्होंने कई फूड स्टॉल्स भी लगाए। समय बीता और 15 अगस्त 1947 का वो दिन आ ही गया जब पूरा भारत स्वतंत्रता मना रहा था। लेकिन जूनागढ़ रियासत, जहाँ से धीरू भाई अंबानी बिलोंग करते थे, अभी भी वो कश्मोकश में था। वहाँ के नवाब ने लोगों को ऑर्डर दिया कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, और इसी 15 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने प्रजामंडल मूवमेंट भी ज्वाइन किया। ये मूवमेंट जूनागढ़ में चलाया गया था, जहाँ लोगों को ये मूवमेंट के द्वारा बताया जा रहा था कि हम आज़ाद हो चुके हैं और हमें अपने आज़ादी के क्या मायने हैं। और धीरू भाई अंबानी ने इस मूवमेंट में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोगों के घरों में गए, पैम्पलेट बांटे, उनको मोटिवेट किया, और फाइनली वो दिन आ ही गया जब 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में विलय हो चुका था। समय बीता और लोगों को ऐसा लगा कि शायद धीरू भाई अंबानी का पूरा इंटरेस्ट अब पॉलिटिक्स की तरफ है। उनके आदर्श थे सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उनको मालूम था कि उनका जो पूरा इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तरफ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने वापस से 10th का एग्ज़ाम दिया, लेकिन फेल हो गए। फेल होने के बाद उन्हें वापस चित्तौड़गढ़ बुलाया गया, और अब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि उनके बड़े भाई ने उनके लिए यमन में नौकरी देख रखी है। कहीं ना कहीं धीरू भाई अंबानी को पढ़ने का मन था, लेकिन अपने घर की माली हालत खराब देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया और वो यमन की ओर निकल पड़े। पहली नौकरी जो धीरू भाई अंबानी ने यमन में की थी, उस कंपनी का नाम था ए बेसे एंड कंपनी, जहां उन्होंने 300 रुपये महीना में वो नौकरी करी थी। नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने ये देखा कि यमन में जो सिक्का, जिसे हम रियाल कहते हैं, वो एक चांदी से बनता है, और उस चांदी की कीमत लंदन स्टॉक एक्सचेंज में यमन के रियाल से भी ज़्यादा है। फिर क्या था, उन्होंने कई सारे सिक्के कलेक्ट किए, उनको पिघलाना चालू किया और उस चांदी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बेचना चालू कर दिया। कुछ ही महीनों में यमन के ऑफिशियल्स को पता चल गया कि हमारे सिक्के तो गायब हो रहे हैं, और धीरू भाई अंबानी का ये प्लान जल्दी ही चौपट हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ ही समय में कुछ लाख रुपए का प्रॉफिट बिल्कुल बना लिया था। धीरू भाई अंबानी का ट्रेडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने कई बार फ्री में भी काम किया ताकि वो ट्रेडिंग को, सामान को कैसे बेचा जाता है, खरीदा जाता है, इस चीज़ को वो अच्छे से समझ सकें। धीरू भाई अंबानी का शौक साइकोलॉजी में भी था। वो किताबें पढ़ने के काफ़ी शौकीन थे, और साथ में वो लोगों का माइंड सेट समझना चाहते थे कि अमीरों का माइंड सेट कैसा होता है, और इसीलिए वह कम पैसे होने के बावजूद भी महंगे रेस्टोरेंट्स में जाया करते थे ताकि वो उस क्लास के लोगों को देख सकें, उनका विजन समझ सकें, सो दैट इन फ्यूचर वो आगे बन सके। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक सीख बहुत स्ट्रांग धीरू भाई अंबानी देते हैं। अगर हमें किसी की तरह बनना है तो पहले हमें उनके जैसा सोचना पड़ेगा, और उनके जैसे सोचने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ वो मिलते हैं। समय बीता, 1955 में धीरू भाई अंबानी वापस अपने गांव आ गए और उन्होंने कोकिलाबेन से शादी करी। 1957 में उनके बड़े पुत्र यानी मुकेश अंबानी का जन्म होता है, पर वो जल्द ही जान गए थे कि अगर उन्हें पैसा कमाना है तो वापस से यमन ही जाना पड़ेगा।
और वो अपने परिवार को छोड़ करके कुछ समय के लिए यमन गए, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने परिवार को भी यमन बुला लिया था। 1950 का अंत होते होते लोगों में यह डर फैल गया था कि यमन, जहां पर अभी तक ब्रिटिशर्स का एक तरह से आप कह सकते हैं गुलामी थी, अब वो गुलामी हटने वाली है, यानी यमन आज़ाद होने जा रहा है। सो बहुत सारे लोग जो वहां पर पहले से सेटल थे, खासकर इंडियंस, उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो लंदन सेटल हो सकते थे या तो वापस इंडिया आ सकते थे। यही ऑप्शन धीरू भाई अंबानी के पास भी था और कई लोगों ने यह ऑप्ट किया कि वो लंदन सेटल होंगे, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि नहीं, मैं वापस भारत जाऊंगा और उस सपनों भरे देश में बहुत पोटेंशियल है और मैं वहां कुछ बड़ा कर सकता हूं। इसी उम्मीद के साथ वो भारत वापस आ जाते हैं। वापस तो आ गए, लेकिन बिजनेस भी करना ज़रूरी था। 1960 में उन्होंने अपने एक चचेरे भाई के साथ, यानी कज़न ब्रदर के साथ 15,000 रुपए की लागत से एक ऑफिस लिया बॉम्बे में, मस्जिद बंदर के पास। उन दिनों मस्जिद बंदरगाह से सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होते थे वो मसाले होते थे, और जो बड़े बड़े व्यापारी इन मसालों को लेते थे उनकी एक ही शिकायत थी कि मसालों की क्वालिटी वो लेवल की नहीं है जिस लेवल की एक्सपोर्टर्स प्रॉमिस करते हैं। धीरू भाई अंबानी ने इसी मौके को पकड़ा और उन्होंने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने का निर्णय लिया। कई सारे मसाले बड़े बड़े स्टॉक में खरीदे और क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को देना चालू किया। कम समय में धीरू भाई अंबानी मसालों के एक्सपोर्टर्स में भी छा चुके थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मन यार्न यानी कपड़ा मिल में भी अब लग रहा था। उनके एक दोस्त ने उनको सुझाव दिया कि यार, कपड़ा मिल में भी काफ़ी प्रॉफिट है, और यहाँ से धीरू भाई अंबानी धीरे धीरे कपड़े मिल की तरफ मुड़ने का मन बना चुके थे। जबकि कपड़ा व्यापार में पहले से ही बड़े शेर बैठे हुए थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी एकदम निडर, एकदम निर्भीक होकर के उन्होंने निर्णय लिया। काफ़ी कम समय में धीरू भाई अंबानी के तेज दिमाग ने कपड़ा मिल के बिजनेस को भी समझ लिया और उन्होंने बड़े स्टॉक में लोगों से सामान खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि वो उनकी ट्रेडिंग करना चाह रहे थे। कई बार उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो गुजराती इन्वेस्टर से पैसे उधार लेते थे, और किस शर्त पर? वही शर्त कि अगर मुनाफा हुआ तो आधा आधा बांटेंगे और अगर घाटा हुआ तो पूरा मेरा। लेकिन 1965 आते आते धीरू भाई अंबानी और उनके कज़न ब्रदर में डिफरेंसेस, दरारें बढ़ चुकी थीं, क्योंकि एक और धीरू भाई अंबानी जहां रिस्क टेकिंग के लिए काफ़ी फेमस थे, उनके कज़न ब्रदर उतना रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो 1965 में दोनों में अलगाव हो चुका था। धीरू भाई अंबानी जब पूरा मन बना लिए थे कि अब वो कपड़ा मिल में मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाएंगे, तो 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, जिसका उन्होंने नाम रखा रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, और पहली फैक्ट्री उन्होंने गुजरात नारोडा में खोली। मात्र एक साल में धीरू भाई अंबानी की फैक्ट्री काफ़ी सारा टर्नओवर या फिर काफ़ी सारा प्रोडक्शन कर रही थी, यानी एक दिन में लगभग 5,000 मीटर कपड़ा वो बना रहे थे, और उन्होंने कम समय में बड़े बड़े बिजनेसमैनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुछ व्यापारी उनसे कपड़ा लेने में डर भी रहे थे ताकि जो बड़े उद्योगपति हैं वो नाराज ना हो जाएं, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने एक काम किया, उन्होंने व्यापारियों को साइड किया और डायरेक्ट रिटेलर्स के पास गए, और ट्रिक जैसा धीरू भाई अंबानी की हमेशा से होती है, उन्होंने इनको बिना किसी रसीद के सिर्फ माल पहुंचाया, कोई पेमेंट की बात नहीं करी, और फ्यूचर गारंटी में ही उन्होंने बोला कि जब माल बिके तब आप आराम से दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। कम समय में इस स्ट्रेटजी ने मार्केट डिस्ट्रॉय कर दिया। धीरू भाई अंबानी ने 1973 में अपनी फैक्ट्री का नाम बदला और रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रखा, और 1975 में ही उन्होंने अपनी कपड़ा मिल का नाम अब विमल कर दिया था, और बहुत ही जल्द विमल भारत के घर घर पहुंच चुका था। 1977 आते आते धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी का आईपीओ स्टार्ट कर दिया था। शुरू में तो उनकी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आईपीओ स्टार्ट किया 58,000 मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, और यह एक बहुत बड़ा अमाउंट लेकर के उनके पास आया। समय बीता और फरवरी 1986 आते आते धीरू भाई अंबानी फिजिकली रूप से अब कमज़ोर हो चुके थे और उन्हें पहला मेजर स्ट्रोक आया। राइट हैंड उनका पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो चुका था।
और यही समय था जब धीरू भाई अंबानी ने अपनी पूरी फैक्ट्री मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को सौंप दी। 1985 से 2002 के बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज कपड़े की फैक्ट्री से निकलते हुए फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी घुस चुकी थी। सन 2002 कंपनी का टर्नओवर $15 बिलियन हो चुका था। 24 जून 2002 को धीरू भाई अंबानी को दोबारा स्ट्रोक आया और 6 जुलाई 2002 का वो दिन था जब धीरू भाई अंबानी ने हमें अलविदा कह दिया। कुछ सीख जो हम इनकी कहानी से ले सकते हैं। पहली, अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं तो आप अपने दिल की सुनिए। दूसरी, रिस्क लेना जरूरी है लेकिन रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। तीसरी, छलांग लगाने से पहले डरो मत, आप नहीं सोच सकते कि आप कितनी बड़ी उड़ान उड़ सकते हो। चौथी, प्लानिंग करने में समय लगाओ लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल भी समय मत लगाओ। पांचवी, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से आकर के कितना भी बड़ा सपना देख सकता है और उसे पूरा कर सकता है। छठवीं, आप दुनिया में कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। सातवीं, जब आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होंगे तो कई लोग जलन के कारण आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ इग्नोर करिए। दोस्तों, ये 7 सीख जो हमें धीरू भाई अंबानी की कहानी से मिलती है, इसे अगर हम अपने जीवन में फॉलो करें तो हम भी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच सकते हैं। धीरू भाई अंबानी एक ऐसे बिलियनियर हैं, एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर हैं। बहुत ही कम समय में 1955 से स्टार्ट करता हुआ वो सफ़र आज कई अरबों खरबों रुपए का हो चुका है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ नहीं है, चाहे वो कपड़ा हो, सोना हो, शूज़ हो, तेल हो, क्रिकेट हो, टेलीविज़न हो, हर जगह रिलायंस है। धीरू भाई अंबानी की कहानी हमेशा मुझे प्रेरित करी है, इसीलिए मैं उनकी कहानी आपके सामने लेकर के आया। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी ही शानदार इंफॉर्मेशन से भरपूर कहानी मिलती रहे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट लाइफ।